Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have started the topic replication, in which I have discussed the semi-conservative nature of DNA replication. Now, in this video, I am going to discuss the steps and mechanism of replication. So let us start the class. So students, first of all, the enzymes and proteins required in DNA replication. DNA replication process में कौन से enzymes और proteins required होते हैं? The first enzyme is DNA polymerase and this enzyme is the main enzyme. ये DNA polymerase enzyme ही वो enzyme है, primary enzyme जो कि new DNA strands synthesize कर रहा होता है, means जो nucleotides है उन्हें attach करके एक नया DNA strand बनाता है. Second enzyme is helicase enzyme. Helicase enzyme is the enzyme which used to cut down the DNA strands. DNA strands को replication के लिए अनविंड होना ज़रूरी है, मीन्स उनका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसे ओपन होना ज़रूरी है. तो उस ओपनिंग के लिए डीएनए के दो टेम्पलेट्स या स्ट्रैंड्स की ओपनिंग के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज हेलिकेज एंजाइम. थर्ड एंजाइम इज प्राइमेज एंजाइम. डीएनए न्यू डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए दैट रिक्वायर्स अ स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड. किसी भी न्यू डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए सबसे पहले एक छोटा आरएनए स्ट्रैंड बनना ज़रूरी है एंड दैट स्मॉल स्टार्टिंग आरएनए स्ट्रैंड is synthesized by the enzyme primase. Means DNA replication की initiation starting के लिए primase enzyme ज़रूरी है. Okay. Next enzyme is ligase. This ligase enzyme used to attach the two DNA strands. अगर दो अलग DNA strands हैं, okay, ऐसे अगर ये दो सीधे अलग DNA strands हैं ये, तो इन दोनों के बीच को के गैप को फिल करके इन्हें अटैच करने का काम जो करता है ये ligase enzyme करता है. तो you can say ligase enzyme is called as the glue of molecular biology. जो गम होता है किसी चीज़ को अटैच करने के लिए, चिपकाने के लिए, तो वो ग्लू जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो ग्लू है वो ये लाइगेज एंजाइम है. नेक्स्ट एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज. एग्जैक्टली जब भी डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए टेम्पलेट जो है वो दो डीएनए टेम्पलेट्स जो स्ट्रैंड्स होते हैं जब वो ओपन हो रहे होते हैं तो उसमें जो आगे जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें एक टेंशन जनरेट होती है. दो डीएनए स्ट्रैंड्स जब हेलिकल फॉर्म्स को छोड़कर ओपन हो रहे होते हैं उस वक्त एक टेंशन जनरेट होती है उस डीएनए स्ट्रैंड्स में, उस डीएनए मॉलिक्यूल में. तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम ज़रूरी है. यू विल फर्दर सी कि क्या टेंशन, क्यों टेंशन जनरेट होती है, कहाँ टेंशन जनरेट होती है जिससे ये टोपोआइसोमरेज रिलैक्स करता है. And the last one is a protein, a SSBP protein means single strand binding protein. ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो जब डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है जब वो ओपन हो जाते हैं मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं तो उन पर जाकर बाइंड करता है ताकि ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करे, ये क्या करता है, दिस प्रोटीन प्रिवेंट्स द रिकॉइलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स. ये दोनों स्ट्रैंड्स की जो है रिकॉइलिंग फिर से ना हो जाए, फिर से ये हेलिकल फॉर्म में, कॉइल फॉर्म में ना आ जाए, इसे प्रिवेंट करने के लिए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो ये सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करता है. अगर ये फिर से रिकॉइल हो गए तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि नए डीएनए का सिंथेसिस जो है, न्यू डीएनए सिंथेसिस जो स्ट्रैंड बनते हैं वो पुराने वाले पे ही बनते हैं. और इसी वजह से जो नया वाला डीएनए बनता है, जो भी नया वाला डीएनए बनता है उसमें एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो नया होता है और एक पेरेंटल होता है. दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ना नेक्स्ट हम देखें स्टेप्स और मैकेनिज्म. तो डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के पहले डीएनए पॉलीमरेज जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें जाने कि डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम एंड दिस एंजाइम वाज discovered by a scientist named Kornberg. In 1950,
7. And this DNA polymerase is exactly a DNA dependent enzyme. अब DNA polymerase enzyme को हम लोग DNA dependent क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि DNA polymerase enzyme तभी फंक्शनल होगा, मीन्स तभी काम कर सकता है जब उसके पास एक DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो. अगर DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, DNA स्ट्रैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो काम कहाँ करेगा? क्योंकि जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा होता है, ये DNA पॉलीमरेज जो नया DNA स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा होता है, ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम, this enzyme used to synthesize that new DNA strand on the old parental DNA strands only. तो parental DNA के ऊपर ही तो उन्हीं के स्ट्रैंड को यूज़ करके, उस पुराने वाले DNA के स्ट्रैंड्स को यूज़ करके ही तो ये DNA पॉलीमरेज न्यू DNA स्ट्रैंड्स बना रहा है. तो अगर DNA मॉलिक्यूल ही ना हुआ तो DNA पॉलीमरेज फंक्शनल कहाँ होगा? दैट्स वाई DNA पॉलीमरेज इज अ DNA डिपेंडेंट एंजाइम. याद रखना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसे पूछते हैं कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम DNA डिपेंडेंट होता है, कौन सा नहीं. तो अब आगे देखिए, ये एंजाइम जो है इट इज़ हाईली इफिशिएंट एंजाइम. हाईली इफिशिएंट एंजाइम का मतलब इट कैन कैटलाइज. एंजाइम है तो कैटलाइज कर रहा है, ओके. तो इट कैन कैटलाइज और इट कैन कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं DNA सिंथेसिस के लिए, ये थोड़े वक्त में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ अटैच कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ई कोलाई का जो DNA है, ई कोलाई का जो DNA इट इज़ 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर लॉन्ग, राइट. 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर लॉन्ग होता है ई कोलाई का DNA. एंड दिस DNA polymerase replicates this long 4.6 into 10⁶ base pair DNA in only around 38 minutes. Okay, तो 38 मिनट्स के बीच में ही, इतने ही मिनट्स में ये 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर लंबा DNA जो है ई कोलाई का, उससे ये DNA पॉलीमरेज पूरा का पूरा रेप्लिकेट करके उसे फिर से दो न्यू उसके DNA बना देता है, राइट. तो एग्जैक्टली दिस DNA पॉलीमरेज जो इस ई कोलाई में पर सेकेंड 2000 बेस पेयर्स ऐड कर रहा होता है DNA सिंथेसिस के दौरान, राइट. न्यू DNA सिंथेसिस के दौरान ये DNA पॉलीमरेज ई कोलाई में 2000 बेस पेयर्स एक सेकेंड में ऐड कर सकता है. सो दिस DNA पॉलीमरेज एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट. दूसरी चीज़, दिस एंजाइम इज एक्यूरेट. मीन्स कोई भी DNA का स्ट्रैंड, जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रैंड, अगर इस स्ट्रैंड में, पेरेंटल स्ट्रैंड में यहाँ A है तो नए वाले स्ट्रैंड में उसके सामने T ही होगा. अगर यहाँ C है तो यहाँ G होगा. अगर यहाँ G है तो यहाँ C, और यहाँ T है तो यहाँ A. तो ये जो इसके सामने T के सामने A वाला ही बेस जो है वो अटैच होगा, ये ही वहाँ पर आएगा. ये एक्यूरेसी होनी चाहिए. तो ये जो एक्यूरेसी है कि अगर नए पुराने वाले स्ट्रैंड में अगर थाइमिन प्रेजेंट है तो नए वाले स्ट्रैंड में उसके सामने एडेनिन ही होगा, और अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो साइटोसिन ही होगा. ये एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है सही DNA बनने के लिए. एंड दिस DNA पॉलीमरेज एंजाइम इज, और दिस DNA पॉलीमरेज एंजाइम शो दिस एक्यूरेसी. और एक चीज़ आप पुरानी याद रखें कि रेप्लिकेशन जो DNA का है वो कब होता है? जब हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था, जो हमने सेल साइकिल पढ़ा था, ओके, जो सेल साइकिल पढ़ा, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, तो सेल साइकिल के इंटरफेज में, सेल साइकिल के इंटरफेज के जो S फेज मीन सिंथेटिक फेज है, वहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है. ओके, नाउ वी विल सी द स्टेप्स इन रेप्लिकेशन. DNA रेप्लिकेशन जो है इट ऑकर्स इन 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, elongation and termination. Initiation means starting, elongation means जो DNA का जो strand है उसका elongation, बढ़ना, उसका growth होना, और termination means जहाँ पर आकर के DNA का replication terminate हो जाए, यानी रुक जाए. अब ये जो DNA का replication है, देखिए initiation कैसे होता है. Initiation, starting. DNA replication doesn't start from anywhere.
कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है, इट स्टार्टिंग्स रिक्वायर a particular site, and that site on DNA where replication starts, जहाँ पर begin होता है replication, that site is known as origin of replication, means जिसे हम शॉर्ट में ORI भी लिखते हैं, origin of replication। origin मतलब starting point, रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट, डीएनए का वो पोजीशन जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओरिजिन यू नो कि स्टार्टिंग होता है, ओरिजिन का मतलब ही स्टार्टिंग होता है। तो सपोज कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ORI साइट। ओके, अब देखें, a unit of DNA, वो सेगमेंट डीएनए का in which replication start from an origin and proceeds either unidirectionally or bidirectionally to the terminal site or terminus site is called as replicon। means replicon क्या होता है? Exactly, replicon is that segment of DNA or that unit of DNA जिसमें रेप्लिकेशन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो और रेप्लिकेट, वो डीएनए रेप्लिकेट करे, और कहाँ तक रेप्लिकेट करे? अगर मान ले उस पॉइंट तक जहाँ पर टर्मिनस साइट हो, मीन्स वो साइट जहाँ पर रेप्लिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो मान लो कि ये रेप्लिकेशन जो हो रहा है यहाँ से हो रहा है। अब ये रेप्लिकेशन जो है ये ज़रूरी नहीं कि यूनिडायरेक्शनल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला सेगमेंट जो है वो रेप्लिकेट हो, इसकी कॉपीज़ बने। ये भी हो सकता है कि डीएनए का ओरिजिन यहाँ है, डीएनए रेप्लिकेशन का, इसमें रेप्लिकेशन दोनों तरफ स्टार्ट हो जाए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल। और वो सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें रेप्लिकेशन, इमेजिन हम ये देखें कि ये ओरिजिन है और ये टर्मिनस, जो टर्मिनस साइट है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो डीएनए का वो सेगमेंट या वो यूनिट जिसमें रेप्लिकेशन ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड इट्स प्रोसीड्स and get terminated to the terminus site is called replicon। मीन्स ये terminus site और origin के बीच का ये जो segment है जिसमें replication होगा उसे हम कहेंगे replicon। ओके, तो वो segment DNA का जो origin और terminus site के बीच में present होता है जिसमें replication होता है उसे हम कहते हैं replicon। तो ये भी replicon हो सकता है यहाँ terminus site हो। ओके, तो यहाँ से अगर DNA बाई-डायरेक्शनल हो रहा है replication, तो ये भी उसका एक रेप्लिकॉन कहलाएगा। फाइन, तो रेप्लिकॉन क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एन ओरिजिन एंड प्रोसीड्स आइदर बाई डायरेक्शनली और यूनिडायरेक्शनली एंड इट गेट टर्मिनेटेड टू द टर्मिनस साइट इज कॉल्ड रेप्लिकॉन। जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें सिंगल ओरिजिन होती है। अगर हम इकोलाई की बात करें तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, डीएनए भी कम होते हैं उसमें, तो उसमें डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए सिर्फ एक ही ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ही ORI साइट होता है। तो पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया का डीएनए है मीन्स वो एक रेप्लिकॉन है, क्योंकि एक ही ओरिजिन है। तो वो पूरा डीएनए जो है वो उस इकोलाई बैक्टीरिया का एक रेप्लिकॉन है। तो हम कह सकते हैं डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स is मोनोरेप्लिकॉन, राइट, या यूनिरेप्लिकॉन। यूकैरियोटिक डीएनए के साथ क्या होता है? यूकैरियोटिक डीएनए, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, खुद ह्यूमन हमारी बात करें, तो ह्यूमन बींग्स कंटेन्स 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। इतना लंबा डीएनए होता है, राइट, बहुत सारा डीएनए। तो एक यूकैरियोटिक डीएनए इट कंटेन्स नंबर ऑफ ओरिजिन्स, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो। यूकैरियोटिक डीएनए क्योंकि काफ़ी लंबा होता है तो वो पूरे सारे डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एक ओरिजिन से काम नहीं चलेगा। तो रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे ओरिजिन्स हैं
तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे टर्मिनस पॉइंट्स होंगे। अब इमेजिन कि एक रेप्लिकेशन, एक ओरिजिन साइट यहाँ है, एक यहाँ है, एक ओरिजिन साइट यहाँ है, ओके। तो यहाँ से यहाँ एक रेप्लिकॉन, अब इस ओरिजिन का यहाँ अगर टर्मिनस साइट है, मीन्स वो पोजीशन जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इस सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, तो ये दूसरा रेप्लिकॉन, फिर ये तीसरा रेप्लिकॉन, ये फोर्थ रेप्लिकॉन। मीन्स बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में, बिकॉज इट कंटेन्स नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो यू कैन say that eukaryotic DNA used to function as multi-replicon. बैक्टीरियल डीएनए यूनिरेप्लिकॉन की तरह काम कर रहे थे और यूकैरियोटिक डीएनए मल्टी रेप्लिकॉन की तरह काम करते हैं। तो अब देखिए कि रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले चीज़ होती क्या है? सबसे पहला यहाँ पर एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम, राइट। मानते हैं चलिए कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब जानते हैं आप कि ए और टी, जी और सी, ये जो है यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स में क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस हैं और इनके बीच में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो ये अगर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए स्ट्रैंड्स को अलग होना ज़रूरी है, तो उसे अगर हमें अलग करना है 2 स्ट्रैंड्स को, तो इन 2 पेरेंटल टेम्पलेट्स या 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए ये नाइट्रोजनस बेसेस के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना होगा, एंड दिस इज डन बाय एन एंजाइम कॉल्ड हेलिकेज एंजाइम। अभी हमने बात की थी वहाँ पर जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो इस ओरिजिन, जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन का जो साइट है, मीन्स ओरी साइट आप जिसे कह रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रैंड्स के बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, उसे ब्रेक डाउन करते हैं एंड इट स्टार्ट्स अनविंडिंग दी डीएनए। और धीरे धीरे वो डीएनए को क्या करता है, दोनों टेम्पलेट डीएनए जो है, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, उन्हें सेपरेट करना शुरू करता है। फाइन। अब जैसे जैसे अनविंडिंग होगी तो हेलिकेज क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन करेगा और अनविंडिंग शुरू करेगा। तो अनविंडिंग होती है तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है, एंड वी यूज टू कॉल दैट वाई शेप स्ट्रक्चर। ये वाई शेप है जिसे हम क्लियरली यहाँ हम सिंपल डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क और वाई फॉर्क। अब यहाँ पर आता है प्रोटीन, एक प्रोटीन दैट इज SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ये जो ओपन अनविंड डीएनए है, स्ट्रैंड्स, सिंगल स्ट्रैंड्स उसके, उससे बाइंड करता है ताकि ये जो डीएनए है वापस से कॉइल होकर हेलिकल स्ट्रक्चर में ना पहुंच जाए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो प्रोटीन है, बाइंडिंग प्रोटीन, इट स्टेबलाइजेज द सिंगल स्ट्रैंड कंडीशन ऑफ डीएनए फॉर रेप्लिकेशन। नाउ एक चीज़, ये जैसे जैसे अनविंड होगा ये डीएनए, नाउ सपोज कि ये एक डीएनए है जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर में है। अब डीएनए हेलिकेज जो है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से इसे यहाँ पर इनके बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन करने के बाद इसे क्या कर रहा है, ये ओपन कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ओपन कर रहा है, राइट। तो जैसे जैसे डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो ओपन होते जाएंगे, आप देख रहे हैं ये जहाँ ये जो ओपनिंग हो रही है उसके ऊपर आगे क्या हो रहा है, जो स्ट्रैंड्स है उसमें टेंशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, सुपर क्वाइलिंग होनी शुरू होती है। ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा है इस आगे के स्ट्रैंड में, पहले कैसा था, ऐसा रिलैक्स स्टेट में था, और जैसे जैसे ओपन हो रहा है वैसे वैसे आगे जो है सुपर क्वाइलिंग होनी शुरू होती है और ये एक तरह का टेंशन क्रिएट होता है। तो ये टेंशन जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट कर सकता है, रोक सकता है, उस प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो करते क्या है कि इस टेंशन को जो कि जनरेट हो रहा है, इसे रिलीज करता है एक एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, राइट। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो है, जो मैंने बताया था,
वहाँ पर कि मैंने बताया था आपको कैसे किस टेंशन को रिलीज़ करेगा ये टाइपो आइसोमेरेज एंजाइम, आप आगे देखेंगे। तो यहीं पर वो एंजाइम को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, उस टेंशन को रिलीज़ करेगा। अब आते हैं कि स्ट्रैंड बनना शुरू होगा। तो स्ट्रैंड जब बनना शुरू होता है तो जैसे कि अब ये एक पूरा एक स्ट्रैंड है, राइट, ये पूरा एक स्ट्रैंड है, फाइन, और थोड़ा सा स्ट्रैंड खुला। तो ये आप ध्यान रखें, ये हम थोड़े सिंपल डायग्राम से पढ़ेंगे। हेलिकल, ऐसे तो हेलिकल जैसे जैसे स्ट्रैंड बनता है हेलिकल फॉर्म में आता है, ये चीज़ें तो होती हैं, बट हम इसे स्टडी करने के लिए सिंपल डायग्राम में देखते हैं। एज यू नो कि एक स्ट्रैंड 5'3' डायरेक्शन में होगा तो दूसरा वाला 3'5' डायरेक्शन में होता है। ओके, तो अपोजिट में होता है, ठीक। जैसे यहाँ देख रहे हैं 5'3' है और एक स्ट्रैंड 3'5' है, फाइन। अब जैसे ही ओपन हुआ तो डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन अपने आप नहीं शुरू हो सकता। इसके लिए एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल चाहिए एंड दैट इज आरएनए प्राइमर, राइट। तो प्राइमेज एंजाइम एक होता है, वो क्या करता है, वो जो है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर न्यू वाले स्ट्रैंड में एक आरएनए का स्ट्रैंड बनाता है, राइट, आरएनए का स्ट्रैंड। अब इसके पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डीएनए का नया वाला स्ट्रैंड बनेगा दैट ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5'3' डायरेक्शन। न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5'3' डायरेक्शन। कभी भी 3'5' के डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड नहीं बनेगा। जो नया वाला स्ट्रैंड होगा हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा वो 5'3' वाला ही होगा, ओके, यही वाला होगा। मीन्स न्यू वाले स्ट्रैंड का जो 5' एंड है वो पहले बनेगा और 3' एंड बाद में बनेगा। तो हमेशा जो सिंथेसिस होती है डीएनए की, डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो हमेशा नया वाला स्ट्रैंड उसका डायरेक्शन 5'3' होता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो न्यू वाले स्ट्रैंड को हमेशा 5'3' डायरेक्शन में ही बना पाता है। वो कभी भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 3'5' डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड बना ही नहीं सकता। हमेशा जो 5' एंड वाला न्यूक्लियोटाइड है वो पहले ऐड करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए वाले डीएनए में, राइट। तो यहाँ हम देखें तो होता क्या है, सपोज कि ये खुला, तो यहाँ पर अब ये 5'3' वाला स्ट्रैंड है, राइट। तो इस जगह पर आरएनए प्राइमर बनेगा, ओके, आरएनए प्राइमर बनेगा और इस वाले स्ट्रैंड में भी इस जगह पर आरएनए प्राइमर बनेगा, छोटा सा आरएनए प्राइमर बन जाएगा, राइट। अब ये आरएनए प्राइमर कौन बना रहा है, प्राइमेज एंजाइम। यहाँ पर जब आरएनए प्राइमर बन गया, प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर ऐड कर दिया, यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस खत्म, राइट। यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर ऐड हुआ है इस जगह और यहाँ इस जगह, राइट है। तो यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस खत्म, ओपनिंग हुई हेलिकेज से, राइट, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हुआ, टोपोआइसोमरेज ने जो सुपर कॉइलिंग टेंशन है उसे खत्म किया और नया प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर ऐड किया। अब फर्दर आते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, अब क्योंकि सिंथेसिस हमेशा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 5'3' डायरेक्शन में ही करता है, तो अब होगा ये कि जो दो डीएनए के टेम्पलेट्स हैं, मीन्स जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रैंड्स है इस पर जो नया वाला डीएनए टेम्पलेट बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो 5'3' डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं एक स्ट्रैंड तो 5'3' डायरेक्शन में, दूसरा वाला 3'5' डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पर ये देख सकते हैं 5'3' में और दूसरा वाला इधर उसका 5' है और इधर 3' है। अब क्योंकि ओपनिंग नीचे हुई है, राइट, ओपनिंग नीचे हुई है, तो ये वाले स्ट्रैंड पे तो बड़ा आसान है। यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है वो आरएनए प्राइमर यहाँ अटैच हुआ, क्योंकि यहाँ 3' था, यहाँ 5' एंड यहाँ पर, यहाँ से 5' एंड बनना स्टार्ट हो गया। बट इस वाले स्ट्रैंड पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इधर जिस तरफ ओपनिंग हुई है, जहाँ पर वाई फॉर्क या रेप्लिकेशन फॉर्क है, वहाँ तो 5' एंड है। अब यहाँ पर डीएनए कैसे बने, क्योंकि 3'5' के डायरेक्शन में तो डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा ही नहीं, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा ही नहीं नया डीएनए में।
तो होता क्या है, अब ये जो स्ट्रैंड है जो कि यहाँ 5' है और ये 3' है, और ये जो पुराना स्ट्रैंड था ये 3' और यहाँ 5', तो इस पर तो जो आरएनए प्राइमर एक ऐड हुआ वो कंटिन्यूसली स्ट्रैंड बनाएगा। यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर ऐड हुआ था वो इस तरफ ना ऐड हो करके, क्योंकि अगर हम बस इतना सा लें, जो ओपन एंड हम लें, सिर्फ ये वाला ना लें, सिर्फ ये ओपन वाला, ये जो ओपन वाला पोर्शन है उसे हम लें, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका 5' है और ये जो ओपन, जहाँ तक ओपन है वो उसका 3' है, राइट। तो यहाँ पर इस जगह पर आरएनए प्राइमर ऐड हुआ है और अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस आरएनए प्राइमर की मदद से एक शॉर्ट इतनी दूर तक डीएनए स्ट्रैंड बना देगा। इतना तो बन गया, राइट। तो अब कह सकते हैं ये वाला, ठीक है, इतनी दूर तक बन गया। अब फिर से जब ये स्ट्रैंड और खुलेगा, इतना ध्यान रखिए पूरा डीएनए स्ट्रैंड एक साथ नहीं खुलता, धीरे धीरे खुल रहा होता है। तो अब अगर ये स्ट्रैंड यहाँ तक खुल गया, तो अब यहाँ तक खुल गया, अगर यहाँ तक खुल गया तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है जो कि 5' 3' डायरेक्शन में इस साइड से है, बड़ी आसानी से इसी आरएनए प्राइमर को यूज़ करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। बट इस स्ट्रैंड के साथ क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पर तो वो ख़त्म हो गया, अब जब यहाँ फिर से नया खुला तो थोड़ा और ओपन कर देते हैं। चलिए थोड़ा और ओपन कर दिया तो यहाँ पर का इतनी दूर का स्ट्रैंड तो बन गया था। तो बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है कि यहाँ 5' के आगे ये बढ़ाता चला गया, ठीक, यहाँ तक इसने बढ़ा दिया, राइट। इसके साथ बड़ी दिक्कत हो गई, यहाँ एक आरएनए प्राइमर था जिसने इतना स्ट्रैंड बनाया। अब इस वाले स्ट्रैंड पे ये जो नया वाला है, ये वाले इस वाले टेम्पलेट पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा, अब उसको फिर से आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने आप डीएनए का सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता। तो फिर से इस वाले स्ट्रैंड पे एक नया आरएनए प्राइमर बनेगा और उसके बाद ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है, नया फ्रेगमेंट डीएनए का वो सिंथेसाइज करेगा। और ऐसे ही जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा, ऐसे ऐसे इस पर ये इस वाले स्ट्रैंड पे ये न्यू, ये वाला जो डीएनए टेम्पलेट है उस पर न्यू स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनता जाएगा, और ये वाला जो डीएनए टेम्पलेट है उस पर फ्रेगमेंट्स में बार बार आरएनए प्राइमर ऐड होगा और बार बार छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो जो कि 5' 3' के डायरेक्शन में बनते जाएंगे। और लास्टली इमेजिन कि ये इसका टर्मिनस पॉइंट है, यहाँ पर आकर के जो है यहाँ रेप्लिकेशन अब रुक जाना है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि एक स्ट्रैंड पर तो डीएनए जो ये वाला टेम्पलेट है, ये 5' 3' वाला ये वाला टेम्पलेट जो है पेरेंटल टेम्पलेट डीएनए का, उस पर तो न्यू डीएनए का स्ट्रैंड कंटिन्यूस है। पर दूसरे वाले डीएनए के टेम्पलेट पे जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है वो डिसकंटिन्यूस है। वो क्या है, वो फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, डिसकंटिन्यूस है। यही कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था शुरुआत में पिछले वीडियो में कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। एक स्ट्रैंड पे वो क्या होता है, कंटिन्यूस बन रहा होता है, दूसरे पेरेंटल टेम्पलेट या डीएनए स्ट्रैंड पे जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो डिसकंटिन्यूस बनता है। इट ऑकर्स इन फ्रैगमेंट्स, और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, इन फ्रैगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डीएनए सिंथेसिस के दौरान ये फ्रैगमेंट्स को नोटिस किया कि ये फ्रैगमेंट्स में बनते हैं। एक पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट या स्ट्रैंड पे जो नया वाला स्ट्रैंड बन रहा है वो फ्रैगमेंट्स में बनते हैं। तो उनके नाम पर ही इस फ्रैगमेंट्स का नाम रख दिया, डीएनए फ्रैगमेंट्स का, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओके, अब ये तो कंटिन्यूस है, बट इसका क्या करें, जब रेप्लिकेशन खत्म हो गया तो अब इसका क्या करें। कोई स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली ऐसे फ्रैगमेंट्स में तो रह नहीं सकती, क्योंकि जब भी कोई नया डीएनए बनता है तो उसमें सारे स्ट्रैंड्स कंटिन्यूसली दिखते हैं, राइट। कोई भी फ्रैगमेंट में तो नहीं होता। तो यहाँ पर काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये जो दो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स डीएनए के, उनको एक दूसरे से अटैच करने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम, राइट। और ये लाइगेज एंजाइम फिर इन्हें अटैच करके एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्ट्रैंड बन रहा है जो कि कंटिन्यूस है, उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड,
और ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड जो कि फ्रेगमेंट्स में बन रहा है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का मतलब जो आगे चले और लैगिंग का मतलब जो पीछे रह जाए। ये इसलिए क्योंकि हर बार जब थोड़ा थोड़ा डीएनए ओपन हो रहा था तो हर बार इस वाले स्ट्रैंड पे नया प्राइमर ऐड करना पड़ रहा था, तो वो प्राइमर ऐड करने में थोड़ा वक्त लगता है। और उस दौरान ये डीएनए का जो नया इस तरफ वाला ये वाले स्ट्रैंड पे जो डीएनए बन रहे थे वो आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा कुछ जो है बेसेस ऐड हो जाते हैं इस वाले न्यू स्ट्रैंड में। तो ये थोड़ा पहले बन रहा होता है और इसे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हर बार बिकॉज every time a new RNA primer has to be added to synthesize the new DNA fragment. Okay? तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं जिस भी डीएनए टेम्पलेट ये वाला जो है ये न्यू डीएनए टेम्पलेट या डीएनए स्ट्रैंड जो बन रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ओके, एंड लास्टली the DNA synthesis और replication process get terminated, means termination process। यहाँ पर हर DNA replication जो है वो कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप होता है, टर्मिनेट होता है। तो उस टर्मिनेशन के लिए भी एक पर्टिकुलर साइट होती है। जैसे स्टार्टिंग के लिए ORI साइट है, मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वैसे ही टर्मिनेट जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके स्टॉप उसको रोकने के लिए, उसे टर्मिनेट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है डीएनए में जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस या फिर शॉर्ट में टर सीक्वेंस। ओके, तो लास्टली डीएनए रेप्लिकेशन एक जगह जाकर रुक जाता है जहाँ तक इस डीएनए रेप्लिकेशन के होने की रिक्वायरमेंट है। ओके, and this was all about DNA replication process. So that's all for this video. In next video I will start the new topic, transcription, that is RNA synthesis. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.